आई एम सॉरी, माइक वॉज ऑफ। लें जी, मैं सारी तकरीर दोबारा से करता हूँ जो मैंने इतनी लंबी तकरीर की। मैं ये कह रहा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबको वेलकम और सबको अस्सलाम वालेकुम। सलाम किया था तो क्योंकि आवाज नहीं की तो दोबारा कर दिया। मैं ये कह रहा था कि लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 9 पे बात शुरू की थी फिजिकल ऑप्टिक्स पे, जिसमें हम लोगों ने ये बात स्टडी की थी और ये बात जानने की कोशिश की थी कि लाइट बिहेव्स लाइक अ वेव। लाइट की वेव नेचर डोमिनेंट है, और लाइट की वेव नेचर के हवाले से जो लाइट की प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल ऑप्टिक्स है ना, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, जो लाइट की प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि इंटरफेरेंस और स्कैटरिंग, इनको स्टडी किया था। इंटरफेरेंस सादब आ गई आवाज, और इंटरफेरेंस की कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, जैसे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो गया, न्यूटन ने इसको स्टडी कहा था, खुद कीजिएगा, और माइकलसन इंटरफेरोमीटर स्टडी किया था। अब आगे चलते हैं। आज जो बात हम लोगों ने करनी है दैट इज ऑन डायफ्रैक्शन। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डायफ्रैक्शन अ लिटिल बिट। डायफ्रैक्शन कदर सिंपल टॉपिक है, उसमें से सिर्फ चंद की बातें करनी है एंटीटेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से लॉन्ग तो बनना कोई नहीं, शॉर्ट बनना कोई नहीं, सिर्फ एमसीक्यूज जो एक बन सकते हैं वो आपसे शेयर करूंगा। डायफ्रैक्शन का जनरल मतलब ये है कि जी बेंडिंग ऑफ वेव अराउंड द एजेस ऑफ ऑब्स्टेकल। मान लीजिए कि आपके पास ये एक ऑब्स्टेकल है, एक स्लिट है, ये एक नैरो ओपनिंग है। जब सिंपल डायफ्रैक्शन समझाने की कोशिश कर रहा हूं अभी, जब पीछे से कोई वेव आएगी लाइक दिस, द वेव इज कमिंग फ्रॉम बिहाइंड, ये वेव पीछे से आ रही है प्लेन वेव फ्रंट्स में, जैसे ही इस ऑब्स्टेकल में से पास करेगी इट विल स्टार्ट बेंडिंग। So diffraction is, what is diffraction? Diffraction is simply bending of waves का bend होना around the edges पे किसी किनारे पे bend होना diffraction कहलाता है। अच्छा, अब diffraction की एक शर्त है, diffraction की शर्त यह है, diffraction याद रखिएगा, बड़ी अहम बात, diffraction सिर्फ उसी सूरत में होगी अगर साइज ऑफ ऑब्स्टेकल जो है, साइज ऑफ ऑब्स्टेकल that is approximately equals to the wavelength of wave। अगर तो ऑब्स्टेकल का साइज वेवलेंथ ऑफ द वेव के नियरली इक्वल होगा, सिर्फ उसी सूरत में डायफ्रैक्शन होगी। अगर तो ऑब्स्टेकल के साइज में और वेवलेंथ ऑफ द वेव के साइज में डिफरेंस ग्रेटर होगा, फिर डायफ्रैक्शन नहीं होगा, फिर कुछ और होगा। सो हम मान लेते हैं कि यार अगर तो साइज ऑफ ऑब्स्टेकल और वेवलेंथ आपस में बराबर नहीं है तो फिर क्या फिनोमेना हो सकते हैं। सो याद रखिएगा केस 1 क्या है, समझ लीजिएगा, चीजें बहुत जरूरी हैं। अगर तो साइज ऑफ ऑब्स्टेकल जो है, साइज ऑफ ऑब्स्टेकल इज वेरी मच ग्रेटर देन वेवलेंथ, तो फिर जो डोमिनेंट फिनोमेना है, फिर जो फिनोमेना होगा दैट विल बी रिफ्लेक्शन। फिर रिफ्लेक्शन होगी। तो आपको पता होना चाहिए रिफ्लेक्शन कब होगी, कि जब सामने वाली टकराने वाली जो ऑब्स्टेकल है वो वेवलेंथ से बहुत बड़ी है, तो फिर जो फिनोमेना डोमिनेंट होगा वो रिफ्लेक्शन होगी, डायफ्रैक्शन नहीं होगी, वो रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होगा। सो भाईजान इसको जरा डब्बे में बंद कर लेते हैं। साइज ऑफ ऑब्स्टेकल इज ग्रेटर देन वेवलेंथ, रिफ्लेक्शन विल बी देयर। इफ साइज ऑफ ऑब्स्टेकल इज लेस देन द वेवलेंथ, यानी अगर वेवलेंथ बड़ी हो गई है, साइज ऑफ ऑब्स्टेकल, और रुकावट छोटी हो गई है, तो फिर जो फिनोमेना डोमिनेंट होगा दैट विल बी स्कैटरिंग। फिर स्कैटरिंग होगी। ये जरा कहीं लिख लीजिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अक्सर पूछे जाते हैं। एफएससी की किताब में नहीं लिखे, इसलिए मैंने इनको सेपरेटली डिस्कस करवा दिया आपको। उम्मीद है कि ये पॉइंट्स थोड़े पल्ले पड़े होंगे, क्लियर हुए होंगे आपके, इनको जरा लिख लीजिएगा। सो इफ साइज ऑफ ऑब्स्टेकल इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द वेवलेंथ, देन डोमिनेंट फिनोमेना इज डायफ्रैक्शन। साइज बड़ा है, वेवलेंथ छोटी है तो रिफ्लेक्शन होगी। अगर वेवलेंथ बड़ी है, साइज छोटा, तो स्कैटरिंग होगी। अच्छा, अगर तो एक छोटी स्लिट में से डायफ्रैक्शन हो तो उसका पैटर्न किस तरह बनता है? थ्रू नैरो स्लिट। नैरो स्लिट में से, एक ही स्लिट में से अगर डायफ्रैक्शन हो तो उसका पैटर्न कैसा बनेगा? जो डायफ्रैक्शन पैटर्न होगा वो कैसा होगा? डायफ्रैक्शन पैटर्न विल बी समथिंग लाइक दिस, इस तरह का होगा। यानी कि सेंटर के अक्रॉस सिमेट्री होगी। इस पैटर्न को बोला जाता है सिमेट्रिकल पैटर्न। सिमेट्रिकल पैटर्न बनेगा।
सिमेट्रिकल पैटर्न बोले तो अगर आप गौर करें तो सेंटर के दोनों तरफ सेम चीजें, सेंटर के दोनों तरफ एग्जैक्टली सेम चीजें, और जो सेंट्रल फ्रिंज है जो बहुत बड़ी है, इस सेंट्रल फ्रिंज को क्या नाम दिया जाता है? सेंट्रल फ्रिंज का नाम है प्रिंसिपल मैक्सिमा। बस इसमें से ये बात जरा ज़हन में रखिएगा, बाजू का दी ग्राफ ही पूछ लिया करता है कि ये ग्राफ किस तरह का होता है। सिमेट्रिकल ग्राफ होता है, सिमेट्रिकल ग्राफ अबाउट वाई एक्सिस, और सेंट्रल फ्रिंज की ब्राइटनेस सबसे ज्यादा होती है, सो दैट प्रिंसिपल मैक्सिमा। इसके वजह से दो सवाल करवा के फिर आगे लेके चलूंगा आपको। A photograph of a needle is taken. Everything is focused except its tip. Why? Option A, scattering. Option B, diffraction. Option C, both. Option D, reflection. जी बच्चों क्या ख्याल है, इसका जरा जवाब दें, फिर आपको आगे लेके चलूंगा। प्रोस्पेक्टस नहीं मिल रहा यूईटी के 4 दिन से। अब कहां से यूईटी जाके, यूईटी के अंदर जो एचबीएल की ब्रांच है वहां जाके पता करें, वहां से जरूर मिल जाएगा। ये पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है ना मिले। अगर स्टिल ना मिले तो मुझे बताइएगा, फिर मैं आपको चौरस्ता बताऊंगा। अगर जो प्रोस्पेक्टस वाकई मिलने बंद होगी ना तो फिर चांसेस है कि शायद लेट कर दें। ये मेरी अपनी राय है, देखो व्हाट हैपेंस। फिर हो सकता है कि शायद ये लेट कर दें, मजीद ई कैट लेट कर दें। हाँ भाई इसका जवाब दो जरा, शाबाश। ए स्कैटरिंग राइट, और बाकी बच्चे। अच्छा आप सरगोदा में, ओके। देन कॉल ऑन यूईटीज नंबर, उन्हें कंप्लेन करें क्योंकि यूईटी से तो अवेलेबल है। मोहम्मद, हसना, हैदर, अरमगान, बाकी बच्चे भी यार रिप्लाई करें। अब्दुल मोहम्मद, बाकी सारे बच्चे। असदुल्लाह किधर गायब हो आज? सईद भी नजर नहीं आ रहा। अच्छा जी बच्चों, आप लोग इसका शायद आप लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मैं क्वेश्चन समझाता हूं। कहते हैं एक जो सुई है उसकी तस्वीर ली गई, हर चीज फोकस थी, सिर्फ उसके टिप फोकस नहीं थी, बिकॉज द साइज ऑफ टिप इज वेरी वेरी स्मॉल। शाबाश अब्दुल्ला, होना ही यही था। होना क्या था कि जो टिप है, द वेवलेंथ इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द साइज ऑफ टिप, तकरीबन साइज ऑफ टिप के इक्वल होती है वेवलेंथ, लिहाजा which phenomena is going to be dominant here? The phenomena of diffraction is going to be dominant here। यहाँ पे diffraction का phenomena जो होगा वो dominant होगा। तो फिर आगे चलते हैं एक कदम इससे। ये चीजें लिखवा रहा हूँ, साथ साथ लिखते चले जाइएगा, मिस ना कर दीजिएगा। स्टेप मींस जो नीडल की जो सुई की बिल्कुल नोक होती है वो। परवा कौन समझ में आया? वहां वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, उसके बाद जो चंद एक सवालात थे वो
लेट्स से मैं आपको पहले एक सवाल करवाता हूं फ्रॉम डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का, फिर उसके बाद ब्रैग्स लॉ पे जंप करेंगे। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या होती है? व्हाट इज मेंट बाय डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग? डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग आप लोगों ने एफएससी में पढ़ा हुआ है। आपके पास एक ग्लास स्लैब सी होती है, उस ग्लास स्लैब के ऊपर ढेर सारे रूलिंग्स, ढेर सारे मार्क्स, स्क्रैचेस लगे होते हैं, और स्क्रैचेस के दरमियान वाली जो जगह होती है इट एक्ट्स लाइक अ स्लेट। सो इसमें बहुत सारी स्लेट्स होती हैं। पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि इस डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के फंक्शंस क्या हैं, ये डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग किस लिए इस्तेमाल होती है। सो पहली चीज, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज यूज्ड टू मेजर द वेवलेंथ ऑफ लाइट। किसी भी लाइट की वेवलेंथ मेजर करने के लिए वेवलेंथ ऑफ लाइट मेजर करने के लिए इस्तेमाल होती है, लैम्डा मेजर करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसका जो दूसरा बड़ा यूज है, इट इज यूज्ड टू स्टडी द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, ये लाइट को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने की एबिलिटी रखती है। सर ई कैट में कितने नंबर लेने होते हैं उस्मान? ई कैट की कोई पासिंग और फेलिंग रेशियो नहीं होती, पासिंग फेलिंग मार्क्स नहीं होते। ई कैट में ज्यादा से ज्यादा नंबर जितने लेंगे आपका एग्रीगेट उतना बनेगा। ई कैट देने के लिए मिनिमम नंबर कम से कम जो है वो 60 होने चाहिए। ई कैट में कम नंबर लेंगे एडमिशन नहीं होगा, ई कैट में ज्यादा नंबर लेंगे, अगर सारी ज्यादा ले लेंगे तो सबका एग्रीगेट बहुत बढ़ जाएगा, नेट मेरिट बहुत बढ़ जाएगा। सारे कम ले लेंगे, नेट मेरिट कम हो जाएगा। अगर सबके बहुत ज्यादा आपके कम में आपका नहीं होगा, सबका हो जाएगा। अगर सबके कम में आपके ज्यादा है तो आपका हो जाएगा, बाकियों का नहीं होगा। सिर्फ इसमें ये सिनेरियो होता है, ठीक है उस्मान? सो इसमें कोई पास फेल रेशियो नहीं होती, इसमें आपने कोशिश करनी होती है मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा जितने नंबर आप ले सकें। अच्छा, इसमें एक सवाल आ गया जी, वो सवाल आपको करवाता हूं डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का। What is the grating element of grating having 200 lines per? What is the grating element? आपका पुराना कॉन्सेप्ट ताजा होगा यहां पे। What is the grating element of 200 lines per millimeter? ऑप्शन ए दे देता हूं 5 माइक्रोमीटर, ऑप्शन बी दे देता हूं 5 मिलीमीटर, ऑप्शन सी है 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है नन। ले जी, इसका जवाब जरा बताइएगा, शाबाश। तो मेरे इकेट के बगैर 57% एग्रीगेट है, कितने नंबर? अब्दुल मोहिमिन, आपका क्या प्लान है? आप किस इंजीनियरिंग में एडमिशन का सोच रहे हैं? इफ यू हैव गॉट 57% एग्रीगेट विदाउट ईकेट देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ईकेट, क्योंकि ईकेट के लिए एलिजिबिलिटी आपने शायद वीडियोस नहीं देखी। हमने बताया था कि एलिजिबिलिटी फॉर ईकेट इज एटलीस्ट 60% इन एफएससी। इफ एफएससी में 60% से कम मार्क्स हैं देन आप एलिजिबल नहीं हैं, आपका एडमिशन, आपको ईकेट के टेस्ट के लिए आपका एडमिशन नहीं होगा। ये एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 60%। अब्दुल मोमिन, ये बात आपको मुझे काफी देर पहले बतानी चाहिए थी, फिर मैं आपको आर्मी के हवाले से, जो आपने आर्मी की बात की थी, आर्मी के हवाले से गाइड करता। खैर, इस सवाल का जवाब दें भाई सारे, शाबाश। साथ साथ बाकी बच्चों लिखते जाओ। चलें जी, मैं बाकियों को उसके सवाल के जवाब की तरफ लेके आता हूं। ग्रेटिंग एलिमेंट क्या होता है मेरा बच्चा? ग्रेटिंग एलिमेंट कहते हैं, तो फिर 56% क्या कह रहे हो आप? अब्दुल मोमिन, आपके 81% मार्क्स हैं, दैट्स ग्रेट। तो फिर आप 56% क्या कह रहे हैं? सर मेरे ई गेट के बगैर 57% एग्रीगेट है। अच्छा, एग्रीगेट है, ओके। यार तुम क्या बंदे हो, शरादे हो यार तुम। उसे मुझे भी परेशान कर दिया, मुझे भी डरा दिया, हद नहीं हो गई वैसे।
तो ट्राई टू स्कोर एज मच एज पॉसिबल, ट्राई टू स्कोर बिटवीन 275 एंड 350 275 के दरमियान स्कोर करने की कोशिश करें। 300 को अगर आप हिट कर जाते हैं तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। वहाब, हाँ मेरे खुद यार 78% मार्क्स है वहाब, एंड आई गॉट एडमिटेड इन यूवीटी, नेवर लूज होप। अभी तो हालात ऐसे हो रहे हैं जो है ना, वो मेरिट कुछ पिछले सालों से कम भी हुआ है। हमारी बारी मेरिट बहुत ज़्यादा था, तो अगर 60% हो तो कितने नंबर चाहिए। वंस अगेन यार देखिए बच्चों, मैं आप सब लोगों के एक इस पॉइंट को क्लियर करूँ फिर आगे चलूँगा, क्योंकि जब तक अगर पॉइंट क्लियर ना हुआ अब भाई मिल जाएगा। और मगान अगर एडमिट कार्ड आपको मिल गया आप मुझे बताएं। चलें मैं सब बाकियों का भी जवाब देता हूँ। एक मिनट, पहली बात तो ये कि आप ये मत सोचें हमारे बच्चों में ना काउंसलिंग नहीं है, हमारे बच्चों को ट्रैक नहीं है। बड़ा दुख होता है, मैं भी इसी फेज से गुजरा हूँ। मैं भी जब आपकी उम्र में था कुछ नहीं पता था, सिर्फ नंबरों के साथ खेलना था। इतने नंबर हैं क्या होगा, इतने नंबर हैं क्या होगा। हमें थोड़ा सा अगर पता हो ना, आइडिया हो कि हमने किस डायरेक्शन में जाना है, तब नंबरों के साथ खेलने में आसानी होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आपने करना क्या है। आप लोग जो मुझसे पूछ रहे हैं, मिसाल के तौर पे अगर आपका एडमिशन हो जाता है इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग में यूवीटी के अंदर, तो आपको पता है इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग में है क्या। अगर आपका पीआईडी में हो जाता है, प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, पीआईडी उसमें हो जाता है, तो आपको पता उसमें करना क्या है, वो इंजीनियरिंग किस चीज़ की है। आपको अगर आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन में हो जाता है तो आपको पता उसमें करना क्या। तो कोशिश ये करें कि आप मुझसे ये ना पूछें कि सर हमारे 60% मार्क्स से हम क्या करें। आप करेंगे आपको जो इंटरेस्ट है, मिसाल के तौर पे अगर आपका मैकेनिकल का इंटरेस्ट है, अगर आपका इलेक्ट्रिकल का इंटरेस्ट है, अगर आपका सिविल का इंटरेस्ट है, अगर आपका पॉलीमर इंजीनियरिंग का इंटरेस्ट है, अगर आपका इंडस्ट्रियल का इंटरेस्ट है, अगर आपका मेटलर्जी का इंटरेस्ट है, तो भाई मेटलर्जी का प्रीवियस मेरिट देखें कितना, लास्ट ईयर का मेरिट देखें। जैसे सिविल का लास्ट ईयर का मेरिट 78% था, तो आप अपना मेरिट, आप अपना लास्ट ईयर का मेरिट देखें, फिर मेरिट के हिसाब से अपनी परसेंटेज खुद कैलकुलेट करें कि आपके फर्स्ट ईयर में इतने मार्क्स हैं, अब आपको इतने मजीद चाहिए, उस तरह गेम खेलें। फिर गेम खेलने का मजा है। वरना मेरी तरह या किसी और बच्चे की तरह या किसी और बच्चे की तरह जो आम बच्चे उनकी तरह, पता क्या होगा आपके साथ भी, आप मुंह उठा के मेहनत कर लेंगे बिला वजह की, यानी एक स्ट्रीम लाइन, एक टारगेट की मेहनत नहीं है आपकी मेहनत है अंधाधुन, इधर चले गए, यानी गैस मॉलिक्यूल की तरह कभी इधर बज रहे हैं कभी इधर बज रहे हैं। एक स्ट्रीम लाइन, एक उसको कहते हैं ना कि लेमिनार फ्लो करें अपना, एक किसी टारगेट की तरफ जाएं, फिर मेहनत करें, फिर आपको पता होगा कि मैं इसी डिपार्टमेंट में एडमिशन लूंगा। वरना बच्चों के साथ क्या होता है, अन्यवान नंबर ले लेते हैं, मेहनत कर लेते हैं, 78-79% आ जाती है, फिर एक ऐसे डिपार्टमेंट में एडमिशन हो जाता है जिसमें उनको कुछ भी नहीं पता क्या करना, ना उसका इंटरेस्ट है। दो ऐसे डिपार्टमेंट्स में एडमिशन हो जाता है, जो एक अच्छा है एक बुरा है, एक में उनका इंटरेस्ट है, एक में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो उस डिपार्टमेंट में बच्चा चला जाता है जहां पे उसका इंटरेस्ट नहीं है, बाद में फिर खपता रहता सारी जिंदगी। हाँ जी, अच्छा जी। सो वापस आए, सवाल था कि व्हाट इज द ग्रेटिंग एलिमेंट। ग्रेटिंग एलिमेंट किसे कहते हैं? ग्रेटिंग एलिमेंट कहते हैं कि ग्रेटिंग एलिमेंट इज, फॉर्मूला लिखवा देता हूं फिर समझाता हूं यहां से, D इज इक्वल टू L/N। बाइजन फॉर्म ग्रेटिंग एलिमेंट कहते हैं, फॉर्मूला आपके सामने लिख दिए। ग्रेटिंग एलिमेंट कहते हैं दो स्क्रैचेस के दरमियान फासला, यकीनन कैमरा इतनी बरीक चीज को नहीं दिखा रहा होगा, सो लिहाजा लाइन नीचे लगा देता हूं। दो स्क्रैचेस के दरमियान फासला इज कॉल्ड एज ग्रेटिंग एलिमेंट। स्लिट विड्थ भी कहते हैं ग्रेटिंग एलिमेंट को, स्लिट विड्थ भी कहते हैं ग्रेटिंग एलिमेंट को जनाब। तो भाई आपके पास लेंथ है 1 मिलीमीटर पर मिलीमीटर है, सो 1 × 10⁻³ और ये हो जाएगा 1/200 × 10⁻³ इसको ऐसे कर लें 1/2 × 10⁻⁻6 -5, 1/2 is 0.5 × 10⁻⁻6 हाजा 5 माइक्रोमीटर। सो भाईजान ये ऑप्शन बनती है, ए ऑप्शन बनती है। जिन बच्चों ने ए ऑप्शन जवाब दिया उन सबको शाबाश। सर गिलगित में कोई एचबीएल की ब्रांच नहीं है जहां से मैं प्रॉस्पेक्टस हासिल करूं। वजह आप गिलगित से हैं? वाह। अब मैं कैसे प्रॉस्पेक्टस ले सकता हूं? पहले मुझे यार जरा ये बताइएगा, जिन बच्चों को प्रॉस्पेक्टस नहीं मिल रहा, पहले मुझे ये बताइएगा आप लोगों को एडमिट कार्ड मिल गया? क्योंकि मुझे भी एक आधा शरादा और बता रहा था। वो शरादा कौन है? वो शरादा
अरमगान। तो भाईजान पहले अरमगान और ये भाईजान आप जो हैं, आपका नाम क्या, वजाहत, पहले मुझे ये बताएं कि क्या आपको एडमिट कार्ड मिल गया, डेट मिल गई, सेंटर मिल गया, पहले मुझे ये बताएं, फिर मैं उसके बाद प्रोस्पेक्टस की बात करता हूँ। तो हमको ना रिमूव इसको मिटाने लगाऊं। तो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग हमारी हो गई। अब जो अगली बात करनी है दैट इज ब्रैग्स लॉ, डायफ्रैक्शन थ्रू अ क्रिस्टल। आपको एक मजे की बात बताता हूं यहां पे। नहीं सर नहीं मिला। तो अरमगान आप वजाहत बेटा आपने ऑनलाइन अप्लाई किए, वजाहत आप मेरी बात का जवाब दीजिएगा, आपने ऑनलाइन अप्लाई किए। अरमगान आप मुझे ना मेरा व्हाट्सएप नंबर अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, अगर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपने एडमिट कार्ड की पिक्चर भेजें ना तो मैं आपको ज़्यादा बेहतर तौर पे गाइड कर दूंगा कि आपको प्रोस्पेक्टस लेने की ज़रूरत है कि नहीं है। वजाहत आप मुझे बताएं कि आप, हाँ जी हाँ जी, वही वजाहत मैं आपसे ये कहने लगा था कि आपने ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ, मेरा पुत्र क्या ऑनलाइन अप्लाई भी नहीं किया। मेरा पुत्र वो अब मैं कुछ अजीब भी करने लगा था कि होश करनी है, ढिले हो गए नहीं बैठना, ढिले होकर बैठने का मतलब है 1 साल जाया, 1 साल रुड़ गया, ठीक है ना। लो यार एक नई चीज पे मैं बढ़ने लगा हूं, कुछ कमेंट्स टाइप कर रहे हैं बच्चे, जल्दी से करें यार, फिर मैंने आगे मूव ऑन करना है। शाबाश जल्दी करें, मिनट लगाएं यार। व्हाट्सएप आपके पास नहीं है इसका मतलब व्हाट्सएप नंबर। चलें मैं व्हाट्सएप नंबर अगर यहाँ पे लिख दिया ना तो अन्नी पैदा नहीं है। और भाई लास्ट डेट 18 है, और चाचा वजाहत होश कर यार, लास्ट डेट इज अबाउट टू कम। उसना जबरदस्त बेटी, जबरदस्त, ग्रेट यार, मेरा पुत्र ग्रेट, शाबाश। सो यू हैव गॉट वेरी, उसना आप कहां से, लाहौर से हैं? उसने बताइएगा जरा। उसमें बेटी आप तो नस्ट में भी जा सकती हैं, प्यास में भी जा, चले मुझे पहले बताएं लाहौर में है कहाँ पे आप, पहले मुझे ये बताएं आप। और आज हो गई है 17, कल लास्ट डेट है अप्लाई करने की वजह, तो खुदा का खौफ करो तुम, आज अप्लाई करो ऑनलाइन, आज ही बल्कि अभी अप्लाई करो, लेक्चर छोड़ो, लेक्चर बाद में सुनना, मुझे तुम यहाँ पे ऑनलाइन नजर ना हो, तुम अप्लाई करते हो मुझे नजर आओ। आगे चलूं जी, साथ है, तवज्जो है सबकी मेरी तरफ। और एचपीएल के बैंक को गोली मारो, मुझे ये बताओ एरर कैसे आ रहा है, क्या एरर आ रहा है, आपने किसी को बताया क्या एरर आ रहा है? आपने यूईटी कॉल किया, किसी को कॉल किया, क्या एरर आ रहा है? एरर पॉसिबल ही नहीं कि आ रहा हो। अब मुझे बता दो या किसी और को बता दो क्या एरर आ रहा है, किसी के साथ कांटेक्ट करो ताकि कुछ सॉल्व किया जाए। नाउ यू आर टेलिंग मी ऑन लास्ट डेट को, मैं तुम पे गुस्सा आ रहा है वजह, जाओ दोबारा करो कोशिश। दोबारा करो और जो एरर आएगा उसका स्क्रीनशॉट लो, कुछ करते हैं उसका। आज अप्लाई करो, इस टाइम को ज़ाया नहीं करो, अभी अप्लाई करो और जो एरर आएगा मुझे बताना, ठीक है? उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मेरा पुत्र सरगोदा में है, आप सरगोदा में अगर हैं उसने बेटी 88% मार्क्स हैं, तो अगर तो आप लाहौर आ सकते हैं तो देयर आर ब्राइट चांसेस फॉर यू टू गेट एडमिशन इन यूटी लाहौर, आपके यूटी लाहौर में अच्छे खासे चांसेस हैं एडमिशन होने के। तो मेरा पुत्र अगर तो आप अच्छा स्कोर कर लेते हैं, 250+ स्कोर कर लेते हैं, तो आपका आपकी मर्जी के डिपार्टमेंट में एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अब मुझे नहीं पता कि आपका आखिरी दिन नहीं करता, आखिरी दिन क्या नहीं करता, मुझे नहीं लगता कि आपको आपके इंटरेस्ट का पता होगा, उसने पता होना चाहिए। 3-4 दिन पहले का, तो क्या कह रहे अब्दुल मोहम्मद?
अब्दुल मोमिन आप क्या कह रहे हो? हाँ इंशाल्लाह हो जाएगा आपका एडमिशन अब्दुल मोमिन. जस्ट ट्राई टू गेट 250 प्लस 250 to 300 इन ई कैट. अब्दुल मोमिन आप लाहौर से हैं? आप कहाँ से हैं? नहीं यार नर्वस होने की कोई बात नहीं, हद हो गई. ले जी मैं इसके बाद आगे चलता हूं लेके आप लोगों को. लेट्स टॉक अबाउट एक्सरे डायफ्रैक्शन. यार एक्सरे डायफ्रैक्शन के हवाले से दो बातें आपके साथ बड़ी जरूरी करनी है. यार अगर तो कोई प्रॉब्लम है ऐसी वजह सॉल्व दोबारा अप्लाई करो. अगर तो कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताओ, मैं उसे कोशिश करूंगा कि सॉल्व करूं या सॉल्व करवाऊं किसी ना किसी से. ठीक है, जस्ट डू गिव इट अप्लाई देयर वंस अगेन. और कोई प्रॉब्लम आएगी तो मुझे मैसेंजर पे स्क्रीनशॉट लेके भेजना, मैं कोशिश करूंगा कि उसे किसी ना किसी तरह सॉल्व करवा सकूं. क्या बात है भाई. अब्दुल मोमिन फिर इधर ही आके लेक्चर ले लिया करो, फिर आप एवं ही कैंपस पे खजल हो रहे हो. ले जी बात शुरू करते हैं एक्सरे डायफ्रैक्शन पे. बिफोर एक्सरे डायफ्रैक्शन आई वाज टेलिंग यू अबाउट डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग. डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के हवाले से एक बात यहां पे क्लियर कर लेंगे. डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में से एक्सरेज कैन नॉट बी डायफ्रैक्टेड. एक्सरेज कैन नॉट बी डायफ्रैक्टेड थ्रू डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग. कैन एनीवन टेल व्हाई? कोई बता सकता है कि क्यों? कोई बता सकता है भाई? और ये वेलकम यार भाईजान, ये बता दें इसके जवाब. एक्सरे डायफ्रैक्शन पढ़ने लगे हैं थ्रू क्रिस्टल स्ट्रक्चर. ये एक्सरे डायफ्रैक्शन थ्रू क्रिस्टल स्ट्रक्चर है. और मैं उससे भी ज्यादा मजे की बात आपको बताता हूं. ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर में से एक्सरे डायफ्रैक्शन सबसे पहले स्टडी करने की कोशिश की थी W.H. ब्रैग और W.L. ब्रैग ने. देवर फादर एंड सन, बाप बेटा थे जिन्होंने एक ब्रैग्स लॉ के नाम पे इक्वेशन बनाई थी. तो खैर वो बाद में पढ़ते हैं. पहले ये बताएं एक्सरे डायफ्रैक्शन. एक्सरे कैन नॉट बी डायफ्रैक्टेड थ्रू अ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग. डू यू नो व्हाई? डू यू नो व्हाई? इवन आई हैव टोल्ड यू द रीजन. थोड़ी देर पहले मैंने भी आपको रीजन बताई. इसकी रीजन ये है कि डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में जो साइज ऑफ ऑब्स्टेकल है दैट इज बिगर. एक्सरे की जो वेवलेंथ है, इट्स वेवलेंथ इज अप्रॉक्सिमेटली 10⁻⁻10 मीटर, अप्रॉक्सीमेटली 1 एंगस्ट्रॉम. एंगस्ट्रॉम क्या होता है? 1 एंगस्ट्रॉम की इसकी वेवलेंथ होती है. जबकि डायफ्रैक्शन की जो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है, डायफ्रैक्शन जो ग्रेटिंग एलिमेंट है वो बड़ा है. सो यहां पे साइज जो है, साइज ऑफ ऑब्स्टेकल इज वेरी वेरी ग्रेटर देन द वेवलेंथ. तो यहां तो रिफ्रैक्शन हो जाती है, रिफ्लेक्शन हो जाती है. यहां वो एक्सरेज एज इट इज पास कर जाती हैं. यहां पे इसलिए डायफ्रैक्शन नहीं होती, वेवलेंथ स्मॉल होती है. शाबाश शाबाश भी शाबाश, शुक्र है दो एक बच्चों ने तो जवाब दिया. अच्छा जी, अब इन्होंने ब्रैग्स लॉ क्या पेश किया? ब्रैग्स लॉ क्या कहता है? ब्रैग्स लॉ इज 2d sin थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा. आप इस ब्रैग्स लॉ, इस इक्वेशन की मदद से दो चीजें फाइंड कर सकते हैं. यहां तो अननोन वेव की वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं. यहां तो आप डी क्या डी बोले तो एटॉमिक स्पेसिंग, एटम्स के दरमियान, एटम्स की लेयर्स के दरमियान फासले को डी बोला गया यहां पे, अगर आपको याद हो ब्रैग्स लॉ. सो एटॉमिक स्पेसिंग, आप किसी भी एटम, किसी भी क्रिस्टल का क्रिस्टल स्ट्रक्चर फाइंड कर सकते हैं, एटम्स के दरमियान फासला फाइंड कर सकते हैं. सो भाईजान दूसरी बात है इसके फंक्शंस की है, इस ब्रैग्स लॉ के यूजेस की. फंक्शंस क्या है जिसके दोबारा बता देता हूं. पहला इसका फंक्शन है फाइंड आउट वेवलेंथ, फाइंड वेवलेंथ ऑफ अननोन वेव. एक बात. दूसरी बात स्टडिंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर. मेरा ब्रैग्स लॉ के ऊपर काफी, मेरी रिसर्च है, मेरा काम ही एक्सरे डायफ्रैक्शन के ऊपर है काफी ज्यादा. क्रिस्टल स्ट्रक्चर, किसी भी मेटल का क्रिस्टल स्ट्रक्चर स्टडी करने के लिए ब्रैग्स लॉ को इस्तेमाल किया जा सकता है. फिर उसके बाद और इसका यूज जो है, इसे यूज किया गया इंसानी हेमोग्लोबिन और डीएनए का स्ट्रक्चर देखने के लिए. तो स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए का स्ट्रक्चर इसी की मदद से देखा गया. हेमोग्लोबिन
हेमोग्लोबिन बोले तो आरबीसी, रेड ब्लड सेल, इसका स्ट्रक्चर देखने के लिए भी इसी एक्सरे डायफ्रैक्शन थ्रू क्रिस्टल स्ट्रक्चर को इस्तेमाल किया गया। ये इसके यूजेस थे और ये आपका चैप्टर हो गया खलास। आपका जो लास्ट टॉपिक है दैट इज पोलराइजेशन। पोलराइजेशन के ऊपर मैं बात पहले थोड़ी सी कर चुका हूँ, इसलिए इसके ऊपर मैं यहाँ पे मजीद वक्त नहीं लगाऊंगा। चैप्टर नंबर 9 इज फिनिश। चैप्टर नंबर 10 में मैंने कुछ बेसिक्स आपकी बनानी है, क्योंकि अब जो मैं बात आप लोगों से करने लगा हूं ना वो किताब की बिल्कुल नहीं है। मैं किताब नहीं पढ़ाने लगा अभी आपकी, सिर्फ बेसिक्स बनाने लगा हूं। आपने चैप्टर नंबर 9 को मेरी नसीहत है थॉरोली रीड जरूर करना है किताब को, और रीडिंग जरूर करनी है। भावें आपने अपनी एफएससी में ना की हो, लेकिन अब जरूर करनी है थॉरोली रीडिंग उसकी। चैप्टर नंबर 10 इज कितने खूबसूरत हैं आप अब्दुल मोमिन, आपकी बात का मुझे बहुत मजा आया। सर आप अपना व्हाट्सएप मैसेंजर सेंड कर दें। अच्छा यार आई ट्राई, मैं भी कर देता हूँ। एक दिन में बस लेक्चर खत्म करें, क्या बात। अब्दुल मोमिन आप कितने खूबसूरत हैं, यकीन करें। चैप्टर नंबर 10 इज फिजिकल ऑप्टिक्स। फिजिकल ऑप्टिक्स के हवाले से चंद एक बातें आपके साथ बड़ी बेसिक करनी है, और काफी कॉन्सेप्ट्स इसमें वो हैं जो आप लोगों ने पहले नहीं पढ़े हुए। बस आप लोगों ने अगले ना 15 मिनट मुझे खामोशी के साथ सुनना है। हाँ जी हैदर, बस ये खत्म हो गई है आपकी। आज है जुम्मा, आज मैं करवा दूंगा 10 चैप्टर 11वां पीर तक आपकी बुक 1 खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद अगले 2 हफ्तों में हम बुक 2 के पे करेंगे। So I have a question on यूनिट नंबर 8। तैमूर व्हाट्सएप कर देना यार, बल्कि यार आपको भी दूंगा मैं व्हाट्सएप। अभी नहीं अभी ठहर दो, अभी मैं भी दे दूंगा। मुझे फिलहाल मैसेंजर पे भेज दे तैमूर, मैं इंशाल्लाह मैसेंजर आज खोलूंगा। अच्छा यार, अब आप लोगों ने बड़े गौर से बातें सुननी है, क्योंकि बातें आप लोगों को पहले पता है लेकिन आप लोग भूले हुए। लेट्स टॉक अबाउट रियल इमेज। इस चैप्टर में हमें रियल इमेज के बारे में पता होना चाहिए। व्हाट इज मेंट बाय रियल इमेज। हमने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में से जो ज्यादा जोर जिस ज्योमेट्री पे दिया, जिस इंस्ट्रूमेंट पे दिया, दैट इज लेंस। तैमूर अभी नहीं, लेक्चर के एंड पे पूछ लीजिएगा, ये मैं आपको व्हाट्सएप दूंगा या मैसेंजर पे मुझे भेज दीजिएगा, मैं आपको वहां पे क्लियर कर दूंगा, ठीक है। सो बजना आपने गौर से सुना है बात को मेरी। रियल इमेज, रियल इमेज क्या होता है? इस चैप्टर को पढ़ने से पहले यू मस्ट नो व्हाट इज द रियल इमेज, क्योंकि इस चैप्टर में रियल और वर्चुअल इमेज बहुत जगह पर इस्तेमाल होगा। इस चैप्टर में हमने जो मेनली जिस ज्योमेट्री को स्टडी करना है दैट इज बाइकन्वेक्स लेंस। ऐसा एक बाइकन्वेक्स लेंस है, हाजा बाइकन्वेक्स लेंस, इसे बाइकन्वेक्स लेंस कहते हैं। हमने ज्यादा इस चैप्टर में बाइकन्वेक्स लेंस को स्टडी करना, बल्कि इवन हमारे कोर्स में बाइकन्वेक्स लेंस है, क्योंकि ए लेवल्स में भी ओ ए लेवल्स में भी बाइकन्वेक्स लेंस को ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट में स्टडी किया हुआ है। छोटे लेवल पे तो आपने मिरर्स में स्टडी किए हुए और कनकेव लेंस में स्टडी किए हुए, लेकिन यहाँ पर सिंपल स्टडी के लिए हमने सिर्फ बाइकन्वेक्स लेंस को स्टडी किया हुआ है। लो भाई, रियल इमेज क्या होता है? मान लो कि ये एक डॉटेड लाइन है जो कि एक लेंस के सेंटर में से पास कर रही है। अब आप जानते हो कि वो लाइन जो लेंस के सेंटर में से पास करे उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। सो ये जो लाइन है, जो लेंस है, ये लाइन उसके सेंटर में से पास कर रही है, लिहाजा दिस लाइन इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। रियल इमेज मुझे बताना, रियल इमेज क्या होता है? मान लो कि इस तरफ एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट जो है वो इस लेंस की लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ है, और इसका अगर तो इमेज जो है वो लेंस की राइट साइड पे बन जाए, यानी कि ऑब्जेक्ट एक तरफ हो, इमेज दूसरी तरफ बन जाए, ऑब्जेक्ट एक तरफ, उसका इमेज ऑपोजिट साइड पे बन जाए, तो ऐसे इमेज को हम रियल इमेज बोलते हैं। सो नाउ यू नो व्हाट इज मेंट बाय रियल इमेज। ऑब्जेक्ट इज वन साइड एंड इमेज इज ऑन अदर साइड, सो सच काइंड ऑफ इमेज इज कॉल्ड एज रियल इमेज। रियल इमेज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो हमेशा याद रखिएगा। पहली बात, रियल इमेज की जो पहली प्रॉपर्टी है, रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। नॉर्मली, आम तौर पे इट इज
इन्वर्टेड, ये इन्वर्टेड बनता है। इन्वर्टेड बोले तो यानी कि वो आपने एक छोटे होते एक्सपेरिमेंट भी किया था नीडल देखने वाला, वो इमेज आम तौर पे इस तरह का बनेगा। यानी अगर ऑब्जेक्ट सीधा पड़ा हुआ है तो उसका इमेज इन्वर्टेड बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट अपराइट है सीधा तो इमेज उसका उल्टा बनेगा। सो इमेज इज नॉर्मली इन्वर्टेड। फिर इसके बाद इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो ये है, इमेज इज डिमिनिश्ड नॉर्मली। लफ्ज ये याद रखिएगा, इमेज इज डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड बोले तो जो इमेज है दैट इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट के साइज से थोड़ा सा छोटा होगा। यानी जितना ऑब्जेक्ट है उसका इमेज उतना नहीं बनेगा, उससे छोटा बनेगा। ये रियल प्रॉपर्टीज हैं, ये बात याद रख लें। रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, रियल इमेज इज डिमिनिश्ड, यानी इट इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। इसकी एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूं। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, लेकिन एक एग्जांपल मैं इसकी कॉमन सी आपको देता हूं। द वेरी कॉमन एग्जांपल इज, आई गेस आप सब लोगों ने देखी भी होगी, द वेरी कॉमन एग्जांपल इज इट्स प्रोजेक्टर। वो प्रोजेक्टर जिस पे आप मूवीज या स्कूल कॉलेज में कभी स्लाइड्स देखते हैं, एक तरफ वो प्रोजेक्टर पड़ा होता है, सामने स्क्रीन पे एक मूवी शो चल रही होती है, वीडियो चल रही होती है, उस प्रोजेक्टर के आगे लेंस लगा होता है, लेंस के पीछे वीडियो चल रही होती है जो सामने लेंस में से निकल के सामने दीवार पे जा रही होती है। सो ये एक रियल इमेज है। रियल इमेज के बरअक्स जो बात करनी है वो हमने बात करनी है वर्चुअल इमेज की। वर्चुअल इमेज में क्या होगा, वर्चुअल इमेज जरा गौर से देखिएगा। फिर मैंने कुछ केसेस पढ़ाने हैं आपको, फिर इंशाल्लाह चैप्टर को कोशिश करूंगा, इंशाल्लाह अल्लाह पाक मदद फरमाए, आज खत्म करेंगे। वर्चुअल इमेज में क्या होता है मेरा पुत्र, ये प्रिंसिपल एक्सिस लेंस, ये पड़ा हुआ है ऑब्जेक्ट, ये पड़ा हुआ है ऑब्जेक्ट, और इसका जो इमेज बन रहा है वो इसी साइड पे बन रहा है जिस तरफ ऑब्जेक्ट है। सो इस केस में जहां पे ऑब्जेक्ट हो अगर इमेज भी उसी तरफ बने तो हम कहते हैं कि जो इमेज है दैट इज वर्चुअल इमेज। सो आप देख लो, इस तरफ ऑब्जेक्ट लेंस की इमेज भी इसी तरफ बन रहा है, सो हम कह सकते हैं कि दिस इज अ वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज के हवाले से इसको थोड़ा सा अगर मैं सही करके ड्रॉ करूं, मैं एक बड़ी अहम बात आपसे डिस्कस करना भूल गया, वो बात बड़ी अहम है, जरा गौर से देखिएगा। सपोज कर लीजिए कि ये वो आपका ऑब्जेक्ट है, बड़ी अहम बात है, और ये इसका इमेज बन रहा है। अब यहां पे अजीब सी बात ये है, अहम और अजीब सी बात ये है कि यही कन्वेक्स लेंस है, रियल इमेज भी बना रहा है, यही कन्वेक्स लेंस है, वर्चुअल इमेज भी बना रहा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि कन्वेक्स लेंस रियल इमेज कब बनाएगा और वर्चुअल इमेज कब बनाएगा। गौर से लिख लो, अगर तो ऑब्जेक्ट फोकल लेंस से बाहर पड़ा हो, फोकल लेंथ है प्रिंसिपल फोकस से लेके लेंस के सेंटर तक का फासला, ये फोकल लेंथ है। अब ऑब्जेक्ट जो है फोकल लेंथ से बाहर पड़ा हुआ है तो इमेज इज ऑलवेज रियल। अब इस केस में देखो, ये फोकल लेंथ है, ऑब्जेक्ट जो है फोकल लेंथ के अंदर पड़ा हुआ है, इसलिए जो ऑब्जेक्ट जो इमेज बन रहा है वो वर्चुअल बन रहा है। ये बात भी याद रखिएगा, अगर तो ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ के बाहर पड़ा हो तो ऑब्जेक्ट जो इमेज विल बी रियल, अगर तो ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ के अंदर पड़ा हो तो इमेज विल बी वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज की चंद एक प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी ये अपराइट होता है, इमेज इज अपराइट, अपराइट, और एक और लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है इरेक्ट, इरेक्ट कह लें या अपराइट कह लें, एक ही चीज है। इमेज सीधा बनेगा और इसका इमेज देखें मैग्नीफाइड ऑब्जेक्ट से बड़ा है, इमेज इज मैग्नीफाइड। फिर दूसरी बात इसकी, तीसरी बात इसकी कॉमन एग्जांपल जो है, आम एग्जांपल आप सब लोगों ने देखी हुई, आप सब लोगों ने उम्मीद है इस्तेमाल भी की होगी।
वो एग्जांपल है इसकी मैग्नीफाइंग ग्लास, वो बड़ा करने वाला शीशा नहीं होता लेंस, जो ऐसे पकड़ के सीआईडी में देख रहे होते हैं, देखो ऐसे पकड़ के देखते हैं, हाथ को देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट ग्लास के उस तरफ है, तो इसका इमेज भी मुझे ग्लास के उस तरफ ही नजर आता है, जिस तरफ ऑब्जेक्ट उसी तरफ इमेज, और इमेज मैग्नीफाइड नजर आता है, यानी वर्चुअल इमेज है, बड़ा होकर नजर आता है। तो ये चीजें जरा लिख लीजिएगा। अब मैं मूव करने लगा हूं एक बड़ी अहम चीज पे, जो कि कॉमन ओरिएंटेशन है। सवाल पहले सारी ओरिएंटेशन बताऊंगा, फिर सवाल पूछूंगा कि सवाल कैसे आ सकते हैं। 5 ओरिएंटेशन है, वो जरा आप लोगों ने गौर से सुननी है। कॉमन ओरिएंटेशंस आपके पास एक लेंस में 5-6 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो 6 पॉइंट्स कौन से हैं, आप लोगों ने गौर से जरा सुनना है। वो 6 पॉइंट्स कौन कौन से, जरा गौर से सुनिएगा। लेंस की एक फोकल लेंथ, एक 2 टाइम्स फोकल लेंथ f 2f, और इसी तरह दूसरी साइड पे भी f 2f, 4 पॉइंट्स हो गए, और एक इंफिनिटी पे पॉइंट होता है इस तरफ, और एक इंफिनिटी पे पॉइंट होता है इस तरफ। ये लेंस के 6 पॉइंट्स बड़े अहम है, जरा गौर से सुनिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल फोकल लेंथ ऑन वन साइड, देन 2f 2 टाइम्स फोकल लेंथ and 2 times focal length, and infinity on this side and infinity of this side। नहीं जी, पहला केस, अब आप लोगों ने स्क्रीन शॉट्स लेते जाना है धड़ाधड़, क्योंकि मैंने एक ही डायग्राम को मिटा मिटा के बार बार उसी के ऊपर करवाई जाना है। केस 1 है जनाब, मान लें कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो इंफिनिटी पे बना हुआ, इंफिनिटी पे पड़ा हुआ है, इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, यहां पे बहुत दूर लेंस से इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। जैसे कि आप किसी लेंस से दूर दराज सितारों को देख रहे हैं, स्टार्स को देख रहे हैं, इंफिनिटी पे पड़े हुए हैं, उसका इमेज कहां बनेगा? उसका इमेज इंफिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट है, स्क्रीनशॉट्स लिए जाने, उसका ऑब्जेक्ट, उसका जो इमेज बनेगा वो एफ डैश, दूसरी तरफ के, मैं यहां पे अगर इसको एफ का है तो इसको एफ डैश कह देता हूं, इस पॉइंट को एफ डैश कह देता हूं, उसको 2f डैश कहता हूं। उसका जो इमेज बनेगा वो एफ डैश पे बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। सो इसके इमेज की प्रॉपर्टीज क्या? इन्वर्टेड होगा, रियल होगा और डिमिनिश्ड होगा। सो पहला केस क्या है? ऑब्जेक्ट कहां पे है? ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, केस 1 है। उसका इमेज क्या होगा? इमेज इज रियल एट एफ डैश। अगर इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, इमेज फोकस पे बना, रियल बना, इन्वर्टेड बना और छोटा बना, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। ठीक है, सो पहला केस तो आपको मैंने बता दिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड केस। लेट्स टॉक अबाउट सेकंड केस नाउ। अब नाउ द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f, ये केस 1 था। नाउ लेट्स से ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f, ऑब्जेक्ट यहां पे है, ये केस 2 करवाने लगा हूं। ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब क्या होगा? अगर ऑब्जेक्ट जो है दैट इज बियॉन्ड 2f, उसका इमेज बनेगा बिटवीन f डैश एंड 2f, यानी कि यहां पे कहीं पे बियॉन्ड 2f ऑब्जेक्ट इज, ये केस 2 का इमेज बन रहा। सो
तो आउटसाइड द फोकल लेंथ ऑफ, बड़ा अच्छा सवाल है आपका, करके देखिएगा। बल्ब के पास ना, बल्ब उधर रखिएगा और मैग्नीफाइंग ग्लास यहां पे रखिएगा, उस बल्ब का इमेज दीवार पे बनेगा। क्या होगा, वो जो बल्ब है फोकल लेंथ के बाहर पड़ा हुआ है तो इमेज रियल हो जाएगा। सिंपल सी बात है तैमूर जी, बिल्कुल इमेज दूसरी तरफ ही बनेगा तैमूर, ये करके देखिएगा। इवन आपके जो स्केल नहीं होते उनके ऊपर एक वो मैग्नीफाइंग ग्लास बना तो उससे भी करके देखिएगा, इमेज रियल हो जाएगा, इमेज दूसरी तरफ बनेगा, दूसरी तरफ तस्वीर आ जाएगी। इवन जो आपके कैमराज हैं, कैमराज में भी तो यही होता है, जो इमेज है वो, जो ऑब्जेक्ट है वो फोकल लेंथ से दूर पड़ा होता है, इसलिए उसका इमेज इस तरफ बन जाता है, आपके सामने इस तरफ बन जाता है। इवन आपकी आंख, ये लिख लीजिए कहीं पे, जो हमारी आंख है ये रियल इमेज बनाती है कि वर्चुअल इमेज बनाती है, फटाफट लिख लें, हमारी आंख रियल इमेज बनाती है। सो केस 2, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f, इमेज कहां पे, रियल इमेज बिटवीन f डैश एंड 2f डैश, इमेज इज रियल और इन्वर्टेड होगा, डिमिनिश्ड होगा। हाँ जी, तो अच्छा और सवाल भी आने हैं। और डिमिनिश्ड हो जाएगा, छोटा इमेज बनेगा। तो दो हो गए, लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड केस नाउ। ताकि मैं इसका एंड पे बताऊंगा उसना, मैं एंड पे कोशिश करूंगा यूएडी टेक्सला के बारे में कुछ बता दूं, हालांकि बेहतरीन जगह, अगर आपका वहां पे हो सकता है तो बड़ी बेहतरीन जगह। आपने मेरे इतने पूछे हुए पहले सवाल के जवाब अब दिए शरादी। तो अगर तो केस 3 की बात करें, ऑब्जेक्ट इज नाउ बिटवीन f एंड 2f, फिर क्या होगा, यानी यहां पे है ऑब्जेक्ट, सो दिस इज ऑब्जेक्ट फॉर केस 3। अगर ऑब्जेक्ट f और 2f के दरमियान में हो तो उसका जो इमेज बनेगा दैट इज बियॉन्ड 2f, उसका इमेज यहां से भी बाहर बियॉन्ड 2f बनेगा, उसका इमेज यहां पे कहीं पे बनेगा। वंस अगेन इमेज वही है, रियल इन्वर्टेड, सो ये केस 3 का इमेज है। ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड 2f, रियल इमेज एट कहां पे, रियल इमेजेस बियॉन्ड 2f डैश, 2f डैश से बाहर बनेगा क्योंकि रियल है, इन्वर्टेड होगा और डिमिनिश्ड होगा। सो 3 केस हो गए, एक आधा केस और रह गया, जरा वो भी देख लें। अब अगर इमेज बन ही, ऑब्जेक्ट है ही 2f पे, पहले 2f से बाहर था फिर 2f से अंदर था, अब मान लें कि ऑब्जेक्ट है ही ये 2f पे, तो इसका इमेज भी 2f पे ही बनेगा और तकरीबन सेम साइज का होगा। ये केस 4 है। अगर ऑब्जेक्ट 2f पे मौजूद है, उसका इमेज रियल बनेगा, 2f पे ही बनेगा, दूसरी तरफ इन्वर्टेड होगा और इस बार सेम साइज का होगा। एमसीक्यू, सारी एमसीक्यू के पॉइंट है, सारी पॉइंट्स समेटते चले जाओ। पॉइंट समझ रहे हो बच्चों?
क्या अब्दुल मोमिन आपका क्या क्वेश्चन है? इरेक्ट का केस अभी आएगा, अभी आएगा, इरेक्ट भी बताता हूं। अब मान लो कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो एफ पे पड़ा हुआ है, पहले ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, इमेज एफ पे था, अब ऑब्जेक्ट एफ पे है तो इमेज इंफिनिटी पे बनेगा। तो केस 4 के बाद यहां पे लिखूंगा तो नजर आएगा, लेट्स सी, यस लिखा नजर आएगा। लेट्स टॉक अबाउट नाउ केस 5। If object is at F, रियल इमेज इंफिनिटी पे बनेगा, इंफिनिटी पे उसके बाद ऑब्वियसली रियल इमेज है तो इन्वर्टेड होगा और इस बार मैग्निफाइड होगा। तो आपको दो चीजें बड़ी अहम पता चली, यहां पे नई पता चली। वो दो चीजें नई क्या थी? अगर तो ऑब्जेक्ट 2f पे हो अब तो सेम साइज का, अगर ऑब्जेक्ट f पे हो तो मैग्निफाइड और रियल, यानी रियल में सेम साइज और मैग्निफाइड के दो केसेस हैं। अगर रियल ऑब्जेक्ट इज ऑन 2f, द इमेज इज ऑफ सेम साइज एंड रियल। दूसरे केस में इफ ऑब्जेक्ट इज ऑन f, द इमेज इज रियल, इंफिनिटी और मैग्निफाइड, सेम साइज से भी बड़ा मैग्निफाइड। ठीक है जी बच्चों, एक आखिरी केस रह गया, केस नंबर 6 खत्म हो गया। फिर केस नंबर 6, नाउ इफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f एंड लेंस, लेंस और f के दरमियान में अगर ऑब्जेक्ट है, एफ और लेंस के दरमियान में अगर ऑब्जेक्ट है तो फिर क्या होगा? क्योंकि अब मैंने केस बता दिया, ये केस पहले भी बता चुका था। वर्चुअल के केस में द इमेज विल बी वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड। वर्चुअल इमेज सारे ही मैग्नीफाइड होते हैं तकरीबन, और सारे ही इरेक्ट होते हैं, प्रॉपर्टी में बता दिया हुआ। ये सारे केसेस लिख लो। हाँ जी हाँ जी, मैं बिल्कुल जाऊंगा, थोड़ा सा काम करवा लूं अभी। ये सारे केसेस लिख लें। बैटरी अभी किधर? अभी तो मैं खड़ा हूं।
अच्छा जी, इसके बाद जो बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है दैट इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जिसको लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहते हैं, LDDV कहते हैं। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज ऑल्सो नॉन एज नियर पॉइंट। नियर पॉइंट, अगर आप कोई भी चीज अपने हाथ के पास रखें, आंख के पास रखें, आपको वो चीज क्लियर नजर आ रही है, आप उसको आंख के पास लाते जाएं, क्लियर नजर आ रही है, खास पॉइंट के बाद वो चीज ब्लर होनी शुरू हो जाएगी। अब्दुल्ला थोड़ी देर ठहर जाओ, सिर्फ 10-1 मिनट और ठहर जाओ, बस थोड़ी देर ठहर जाओ। वो थोड़ी करीब लाते जाएंगे, वो चीज ब्लर होनी शुरू हो जाएगी। सो वो मिनिमम पॉइंट जहां पे वो चीज सबसे क्लियर नजर आ रही है, वो मिनिमम पॉइंट से आंख का जो फासला है, दैट इज कॉल्ड एज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। नॉर्मली इट इज 25 सेंटीमीटर फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई, बट इट इंक्रीजेज विद एज। ये वही चीज है जो उम्र के साथ बढ़ती है। हर चीज उम्र के साथ घटती है, ये उम्र के साथ बढ़ती है। इट इंक्रीज विद एज। सो इसकी जो लिमिट मैंने आपको बता दी, फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई इट इज 25 सेंटीमीटर। अच्छा, अब दूसरी बात सुने जरा, इसके बरक्स एक और पॉइंट है जिसका जिक्र किताब में नहीं लिखा हुआ। डायरेक्ट मतलब सीधा। वर्चुअल इमेज कहां, हाँ, वर्चुअल इमेज कहां पे बनता है? इट इज बियॉन्ड 2F। वो 2F से बियॉन्ड बनेगा, उसी साइड पर 2F से परे बनेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो है दैट इज फार पॉइंट। फार पॉइंट का जिक्र किताब में नहीं है। हमारी आंख का जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी है, यानी हमारी आंख इन्फिनिटी तक देख सकती है। द फार पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई इज इन्फिनिटी। नाउ दैट इन्फिनिटी डिक्रीजेज विद एज। ये जो है उम्र के साथ साथ कम होता है, दैट डिक्रीजेज विद एज। सो ये पॉइंट पे लिख लीजिएगा। फिर एक और कॉन्सेप्ट आ गया, पावर ऑफ लेंस। फटाफट से, पावर ऑफ लेंस किसे कहते हैं? पावर ऑफ लेंस बड़ा ही मुश्किल टॉपिक है। सिंपल, पावर ऑफ लेंस इज 1/4 फोकल लेंथ। इसके यूनिट्स मीटर इनवर्स भी होते हैं, जिसे डायोप्टर बोलते हैं। डायोप्टर, ये पावर ऑफ लेंस आमतौर पर जब आप ऐनक लगाते हैं तो ऐनक का जो नंबर होता है वो असल में उस लेंस की पावर का जिक्र किया जा रहा होता है। लो भाई, एक आखिरी केस, एक आखिरी एमसीक्यू, एक आखिरी कॉन्सेप्ट सवाल है मेरे पास। A biconvex lens is cut in two halves from vertical axis. Its new focal length, option A F, option B 2F, option C F/2, option D none। इसका जवाब दे दें फिर बस। लेक्चर के बाद मुश्किल है, मैं रात को फ्री होकर करूंगा तकरीबन 8-9 बजे, ठीक है। क्या ख्याल है? सवाल ऐसे है कि एक मोटा ताजा लेंस है, कुछ इस तरह से है, लाइक दिस। इसको आप सेंटर से डाइसेक्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं, तो जो आधा हिस्सा बचेगा लेंस का, ये जो आधा हिस्सा बचेगा लेंस का, इसकी फोकल लेंथ क्या होगी? इसकी फोकल लेंथ क्या होगी? F। आपने कहा सेम F ही रहेगी, मगर याद रखिएगा, आप लोगों ने देखा हुआ जैसे जैसे शीशा मोटा होता जाता है, नंबर बढ़ता जाता है। नंबर क्या है? इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ।
फोकल लेंथ कम होती जाती है। याद रखिएगा फोकल लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस। जितना थिन पतला लेंस होगा उतनी फोकल लेंथ ज्यादा होगी। लेंस को आधा कर दिया, फोकल लेंथ विल बिकम डबल्ड। लिख लें, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, बच्चे गलत करते हैं। पॉइंट समझ में आ गया बच्चों? इसी तरह सेम इसी कॉन्सेप्ट पे एक और सवाल। अब सवाल ये है, खत्म लेक्चर बस। ना उसने मैंने जवाब इसका बता दिए। 4 convex lens are placed one after another. Their focal length, option A 4f, f by 4, f none. इसका जवाब दीजिए। उसका f बाय 2 था, उसका 2f था, पिछले सवाल का 2f था। इसका जवाब दीजिए। मैंने बताया कि फोकल लेंथ जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस। लेंस की मोटाई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। पिछले सवाल में कहा था कि लेंस को ऐसे बीच से काट रहे हैं, लेंस आधा कर रहे हैं, थिकनेस आधी कर रहे हैं, 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, फोकस डबल हो जाएगी, फोकल लेंथ डबल हो जाएगी। अब कह रहा हूं 4 लेंस आगे पीछे पड़े हुए हैं। एक लेंस, ओहो, एक लेंस, दूसरा लेंस, तीसरा लेंस, चौथा लेंस। अब फोकल लेंथ क्या होगी? अब क्योंकि थिकनेस 4 गुना बढ़ गई तो फोकल लेंथ 4 गुना कम हो जाएगी। बी ऑप्शन। शाबाश भाई। लो भाई, इंशाल्लाह इससे आगे चंद कॉन्सेप्ट इसके और हैं। बाकी कुछ आप लोगों ने चैप्टर का काम खुद करना है, वो बताऊंगा क्या खुद करना है, उसकी असाइनमेंट, और कुछ आप लोगों को उसके वो दे दूंगा वर्कशीट्स। I'm gonna remove this. नहीं जी बच्चों, थैंक यू सो मच। यहाँ पे आज के लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। टेस्ट वेस्ट करके जाइएगा, शाबाश।